height of projectile. अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी तक डिस्कस करा है? नो सर। नो सर। तो No, चलो sir. चलो सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर डिस्कशन करें। दैट वुड बी द लास्ट थिंग रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल के हम एक और दूसरे टाइप पे आएंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो पहले तो समझो ट्रेजेक्ट्री का बेसिक मतलब क्या है बच्चों। तो ट्रेजेक्ट्री का बेसिक मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रेजेक्ट्री, तो याद रखिएगा ट्रेजेक्ट्री का बेसिक मतलब होता है द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। मतलब जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स ट्रेजेक्ट्री। और ऐसी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो उस पाथ को रिप्रेजेंट कर रही हो, दैट वुड बी सिंपली कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर बेटे मेरा कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा तो हम कहेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा तो हम कहेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ कैसा है, तो हम कहेंगे इसका पाथ या ट्रेजेक्ट्री इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री रिफर्स टू बेसिकली द पाथ विच इज बीइंग फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, अब हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। आप ये मैथमेटिक्स में आप और पढ़ेंगे, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो आपको और ये पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी आप समझ लीजिए कि एवरी ज्योमेट्रिकल शेप हैज सम इक्वेशन। ठीक है, और वो आपको मैथमेटिक्स में कराया जाता है, तो अभी तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो आप देखो इस जी सर मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, वो आप बता दो ये अभी आपने मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने कहा कि अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। द टुडेज टॉपिक इज द फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये जो पहला टॉपिक अपन अभी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज मेंट बाय ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। मतलब पार्टिकल किस पाथ के अलोंग चल रहा है while moving, that is basically called as its trajectory। और उस पाथ के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, मतलब वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो उस पाथ को रिप्रेजेंट करेगी, that will be simply called as equation of trajectory। वो मैथमेटिकल इक्वेशन को ही हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। राइट ऋषिक? यस सर। ठीक है, तो every geometrical shapes has some equations for it। और यहाँ पर भी होगा। देखो हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को व्हेन वी प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्टाइल, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेट लाइन पे तो जाता नहीं है, और वो स्ट्रेट लाइन पे भी नहीं जाता है, नाइदर इट गोज ऑन द सर्कुलर पाथ। वो कुछ ऐसा ऐसा पाथ लेता है। राइट, ये ऐसा कुछ पाथ होता है, ये एंगल थीटा है और ये वेलोसिटी यू है। तो इसके दो कंपोनेंट हम करते हैं, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो ये वाला जो पाथ है ना, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये एक्चुअली में इट्स नॉट अ सर्कल, नॉट अ सेमी सर्कल, इट is neither a circle or a semicircle, nor it's a circular arc। ये कर्व है जिसको हम पैराबोला कहते हैं। अभी ये बात प्रूफ होगी हमारी। ठीक है, तो इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक। हाँ, इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी वही हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसको देखो, ये मान लो ये वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। भाई जिसके साथ बनता है एंगल उस पर कंपोनेंट इज cos, और जिसके साथ नहीं बनेगा बेटा उस पर कंपोनेंट इज साइन। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब बेसिकली क्या है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ क्या करना है हमें। एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इफ आई एम सपोज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो एक्चुअली में मैं करना क्या चाहता हूँ वो पहले लॉजिक समझो। तो मुझे एक बात पता है कि सर यहाँ पर जो आपका पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। इट इज मूविंग अलोंग बोथ द एक्सिस एट द सेम टाइम। इसीलिए तो ये मोशन टू डायमेंशन भी कह सकते हैं या मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग द टू एक्सिस एट द सेम टाइम, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो एक्चुअली में मेरा पूरा एम ये है कि आई वांट एन इक्वेशन विच रिलेट्स एक्स एक्सिस विद द वाई एक्सिस, या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल को वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल के साथ रिलेट कर दे कोई इक्वेशन, मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, तो अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन विच रिलेट्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल
विथ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, मतलब किसी भी पोजीशन पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आपस में रिलेट हो सकें। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए सर ये कोई पॉइंट है, अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास ऑब्वियसली उसका कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस है और उसकी कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस है या नहीं है बच्चों? Yes, sir. पार्टिकल हैज डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है, मान लो इसकी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर पार्टिकल के पास x कोऑर्डिनेट भी है और पार्टिकल के पास दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट है, बोलो? Y. So why? y कोऑर्डिनेट भी है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो x है और ये जो हाइट है इस इंस्टेंट पे वो क्या है, वो है y। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन हमें निकालना है। तो देखो हमें मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम आफ्टर विच रीच टू दिस हॉरिजॉन्टल पॉइंट। नहीं समझे? मतलब आपने क्या किया, आपने लिखा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। अच्छा ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है मेरे बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों नहीं है? बिकॉज हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब तो होता है ये पूरा टाइम, और ये पूरा टाइम थोड़ी, मैं यहाँ पर थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी भी लोकेशन को अज्यूम कर रहा हूँ। तो किसी भी पॉइंट पे जो जितने समय के बाद, ये जितने टाइम के बाद पहुंचेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मान लो कि वो इस पॉइंट पे पहुंचा आफ्टर टाइम टी, स्मॉल टी, वेयर स्मॉल टी इज नॉट द टाइम ऑफ लाइट, इट इज एनी जनरल टाइम। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो यहां से बेटा हम टाइम की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, टाइम की वैल्यू को हम x by u cos थीटा लिख सकते हैं या नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, वेरी गुड। वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे बच्चों मोशन एक्सेलरेटेड होता है या नहीं? Yes, sir, होता है। वर्टिकल Yes, sir. y एक्सिस के along मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस y, बिकॉज y बेसिकली इट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस। ये जो y यहाँ पर लिखा हुआ है y एक्चुअली में है क्या, डिस्प्लेसमेंट है। किस एक्सिस के along? y एक्सिस के along। तो इसको लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू u y t, उतनी टाइम में प्लस ऑफ हाफ इंटू ए वाई मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो यहां से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर। यहां से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, y डिस्प्लेसमेंट u y मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दैट इज u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t माइनस ऑफ हाफ इनटू g मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। माइनस हाफ इसलिए बिकॉज मैंने आपको पढ़ा रखा है कि g इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव ऑफ g। अब कुछ मत कीजिए, आप इस टाइम की वैल्यू को जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ टाइम इन दिस इक्वेशन, बिकॉज आपको रिलेशन टाइम के, y का रिलेशन टाइम के साथ नहीं चाहिए, आपको y का रिलेशन x के साथ चाहिए। तो इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t विच इज इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर अगर आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा सर, एक मिनट, यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई t को हम लिख सकते हैं x बाई यू कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फर्दर आप देखो, u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर है कॉस थीटा नीचे है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी टैन थीटा, तो y इज इक्वल टू x टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, x और y के बीच का ये रिलेशन है, और इसी इक्वेशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए y और x का जो रिलेशन है वो कैसा है, इज इट लीनियर और इट इज क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, अनडाउटेडली दिस रिलेशन इज क्वाड्रेटिक। तो इस फॉर्म की जब भी इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी आप लोगों को पैराबोला की बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक आप मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल याद रखिए कि पैराबोला एक ऐसा शेप है जिसके लिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो हमेशा हम पैराबोला से रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, इसके लिए जो शेप आएगा वो पैराबोला होगा, जो सर्कल नहीं होगा अनडाउटेडली। ठीक है, इट विल बी अ कर्व एंड उस कर्व की इक्वेशन ये है और इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। सर ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकती? नहीं, इसमें फर्दर कैसे सिंपलीफाई करोगे? इसको सिंपलीफाई करके क्या करोगे? कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इक्वेशन। समझ रहे हैं? अगर आप एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सबसे जो सिंपल फॉर्म होगा वो यही है। ओके सर। कर लिया नोट आप लोगों ने? यस सर। एक मिनट सर, थोड़ा सा रह गया। जी, कोई कुछ कह रहा है? सर मैं कह रहा था बहुत थोड़ा सा रह गया, एक मिनट। हाँ, कर लो कर लो। लिख लिया सर। ठीक है, अब देखिए ये तो एक फॉर्म है ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यू कैन राइट इट इन अनदर फॉर्म ऑल्सो। अब वो फॉर्म कैसे आता है तो उसको देखो। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखा है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये जो सेकंड वाला टर्म है विच कंटेन्स cos स्क्वायर थीटा, उस वाले टर्म को मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ जस्ट टू चेंज इट्स फॉर्म। इसको मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है ये देखिए। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर एज इट इज। इसको मैं लिख सकता हूँ 2u स्क्वायर एंड cos थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा can be written as the product of two cos thetas, right? Into sin theta upon sin theta, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया है, which is possible in mathematics. तो ये देखिए सर, ये sin theta upon cos theta, ये आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो जाएगा? ये सर वो tan हो जाएगा और दूसरा वाला sin 2 थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो y is equal to x tan theta minus of gx स्क्वायर अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ u स्क्वायर, ये वाला cos थीटा, ये sin थीटा और 2 एक साथ लिख दूं अगर तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और ये वाला जो sin थीटा बाई cos थीटा है दिस बिकम्स इक्वल टू tan थीटा। ये क्या बन जाएगा? tan थीटा। तो इससे फायदा क्या होगा सर? फायदा क्या होगा? तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर अपॉन, इसको मैं 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें भी एक tan थीटा और इसमें एक x और एक tan थीटा कॉमन ले सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 y इज इक्वल टू x tan थीटा आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ऑफ, ये आ जाएगा सर g अपॉन u स्क्वायर
ये हो जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसका बेनिफिट क्या है सर, देखिए आप लोगों को अगर याद हो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g वाज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको हम प्रोजेक्टाइल का रेंज कहते हैं, ठीक है सर। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल का रेंज। कभी सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। तो अगर बेटा मैं g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख दूं तो इसको मैं 1 अपॉन रेंज कह सकता हूं या नहीं? व्हाट डू यू से एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन रेंज। ठीक है, ये 1 अपॉन रेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन प्लेस ऑफ g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन रेंज, मतलब y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस ऑफ ये x डिवाइडेड बाय r लिख सकते हो, बिकॉज इट विल बिकम 1 अपॉन रेंज। g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये वाला जो टर्म है इसको हम 1 अपॉन रेंज लिख सकते हैं और उससे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको x बाय r लिख सकते हैं। दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये r क्या चीज है? r इज रेंज हियर। r रेंज है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये उसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है लिखने का, और दोनों ही फॉर्म का अपना अपना यूज है सर। दोनों फॉर्म का अपना अपना यूज है, इन दोनों फॉर्म ऑफ इक्वेशन का अपना अपना यूज है, वो अभी मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और दोनों का अपना अपना यूज है। कहाँ कहाँ क्या यूज आएगा वो अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म से समझेंगे। तो इसको भी लिख लीजिए सर आप लोग। लिख लेना तो बता देना। डन सर। वेरी गुड, सर डन। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, इन दोनों जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के आपने फॉर्म्स देखे हैं, इस पे क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ बच्चों। यस सर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन सर आपसे बोला जा रहा है कि द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्टाइल फाइंड velocity and angle of projection of projectile। मतलब आपको वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है इस प्रोजेक्टाइल का, जिस प्रोजेक्टाइल के लिए आई एम गिविंग यू द इक्वेशन ऐसे y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस ऑफ x स्क्वायर। दिस x इज आउटसाइड द रूट, राइट? ये एक इक्वेशन गिवन है बेटा, और आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोजेक्टाइल। तो आपको इस इक्वेशन को ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है तो इस प्रोजेक्टाइल को हमने किसी वेलोसिटी से तो फेंका होगा। तो आंसर इज यस, हमने कुछ वेलोसिटी तो दी होगी ऑब्वियसली, और कुछ एंगल पे भी फेंका होगा। तो आंसर इज यस, हमने कुछ एंगल पे भी फेंका होगा। तो क्वेश्चन यही है कि आपका इस प्रोजेक्टाइल का, जिस प्रोजेक्टाइल को के लिए ये इक्वेशन उस प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, उस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, और उस प्रोजेक्टाइल का व्हाट नेक्स्ट इज द वेलोसिटी विद व्हिच यू हैव थ्रोन दैट प्रोजेक्टाइल। सवाल आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब यहां पर आप लोग ध्यान से सुनो, जब भी आपको कोई इक्वेशन कह दिया जाए कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्टाइल, तो आपको करना क्या है? अगर आपको कोई इक्वेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो आपको बस एक काम करना है सर, अगर कोई भी इक्वेशन इफ इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्टाइल, तो आपको उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ उसको कंपेयर करना है। क्या करना है मेरे बच्चों? यू जस्ट हैव टू कंपेयर द प्रोजेक्टाइल विद इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो भी उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का? देखो ये एक्स स्क्वायर वगैरह के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो मुझे कौन सा वाला इक्वेशन यूज करना चाहिए प्रोजेक्टाइल का, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? हाँ भाई बच्चों, फर्स्ट वाला। वेरी गुड। तो आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भाई अगर ये वाली इक्वेशन प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन में जो √3x है और इस इक्वेशन में जो x tan थीटा है, दे मस्ट बी कंपेरेबल। व्हाट डू यू से? यस सर। भाई अगर Yes, sir. ये दोनों इक्वेशन प्रोजेक्टाइल की है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब इसका x tan थीटा उसके √3x से कंपेरेबल हो। तो मैं कह सकता हूं कि x tan थीटा इज इक्वल टू √3x, x से x कैंसल्ड आउट, तो tan थीटा की वैल्यू मैं कह सकता हूं √3 है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर √3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री, एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक कंपैरिजन से आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब दूसरा, सर इसका मतलब ये वाला जो पूरा टर्म है इस वाले टर्म से कंपेरेबल है, ठीक है, तभी तो इट इज एन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आप क्या करें, आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब cos 60 का स्क्वायर इसको कह सकते हैं आप, बिकॉज थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है? तो दैट इज 60 डिग्री। तो आप इसको cos 60 का स्क्वायर कह सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा 1। जी की वैल्यू आप ले लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू आपको पता है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? The 1/2. वेरी गुड, 1/2। वेरी गुड। तो 1/2 का स्क्वायर करिए, ये तो करेंगे आप। तो ये 2 5 वेरी गुड। तो 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सर, ये 1 इज इक्वल टू 20 बाई यू स्क्वायर। इसका मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? √20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी with which the projectile is thrown, and this is the angle at which the projectile is thrown. So we have got both velocity as well as the angle. Sir, done. Very good. एक और question which you will attempt first. Question is this way कि y is equal to x by √3 minus of 2x square लिखा हुआ है, और आपसे बोला गया कि given equation represents a projectile. Given equation represents a projectile. फिर से ये given equation represents projectile. इस बारी मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं, इसमें आप टाइम ऑफ फ्लाइट मत फाइंड करिए, फाइंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल का हाइट बताइए आप। ये इक्वेशन गिवन है आपको, एंड यू हैव टू जस्ट टेल मी कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल आपने ये अभी जिसके लिए इक्वेशन गिवन है उसके हाइट कितनी होगी? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल? ये आपका क्वेश्चन है सर। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम नहीं, हाइट। मैक्सिमम किस सेंस में कह रहे हो ऋषिक? मतलब सर जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाइट होगी ना प्रोजेक्टाइल, हाँ मतलब कितना, हाँ कितना ऊंचा गया है ये? मतलब उस पॉइंट पे नहीं, बट वैसे टोटल प्रोजेक्टाइल में ना। हाँ टोटल प्रोजेक्टाइल में सबसे ऊंचा कितना गया? मैक्सिमम हाइट कह लो या हाइट कह लो, एक ही बात है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, इसको करिए। देखिए मैक्सिमम हाइट या हाइट निकालना है, तो आई विल टेल यू कि व्हाट डू यू नीड इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
आपको दो चीजें चाहिए, एंड व्हाट आर दोस थिंग्स, कि आपको वेलोसिटी चाहिए और आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो ये दोनों चीजें चाहिए, वो फाइंड करो, फिर उसके बाद हाइट फाइंड होगी। तो आप लोग सॉल्व करो, आई विल बी बैक। यस, किसी का आंसर आया? 1 मिनट सर। ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम। आपको बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको फिर से कंपेयर करना है। यू हैव जस्ट हैव टू कंपेयर इट विद अ स्टैंडर्ड इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ u एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मींस थीटा। थीटा और u दोनों की वैल्यू लाने के लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसका? तो प्रोजेक्टाइल का। चलिए मैं बताता हूँ सर। यू नीड टू, okay, I don't know okay what will be the final answer. Rishik has sent me the answer for this problem, but I don't know what would be the final answer because I have given you some random data. सर बहुत weird चलो आ रहा है, तो चलो देख लेता हूँ मैं भी। लेट मी सॉल्व कि सर y is equal to x tan theta minus of gx square by 2u square cos square theta. This is that equation with which you will compare the given equation, because this equation that I have just written is a standard form of the equation of trajectory for the projectile. तो चलिए इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो इसे अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन सिंपली क्लेम दैट कि x tan थीटा
can be written as equal to x by root 3. x and x goes, तो tan theta is equal to 1 by root 3. तो थीटा की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? तो थीटा इज नथिंग बट 30 डिग्री. तो पहली बात तो ये हो गई कि दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. दूसरा सर, व्हाट विल यू गेट फॉर दिस u स्क्वायर? तो इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर. g विल बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर. cos 30 इज नथिंग बट रूट 3 by 2 का स्क्वायर. मैं इधर लिख देता हूं सिंस cos 30, थीटा की वैल्यू 30 है तो cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 by 2. ये आएगा. अब देखो सर, इसको फाइनली आप सॉल्व करो तो x स्क्वायर से x स्क्वायर विल कैंसिल आउट. u स्क्वायर इधर ले आइए और बाकी टर्म्स इधर ले आइए. तो 10 ये हो जाएगा सर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 4. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो u स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10 by 3. हैव यू गॉट दिस आंसर फॉर u स्क्वायर ऋषिक? यस सर, ये आ रही है. ठीक है. तो हाइट जो होगा प्रोजेक्टाइल का वो लिखा जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. u स्क्वायर इज 10 by 3. sin स्क्वायर थीटा मतलब sin 30 का स्क्वायर. sin 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय g. g 2g मतलब 2 into 10. this 10 and this 10 goes, ये हो जाएगा सर 1 by 6 और sin 30 मतलब 1 by 2. तो 1 by 2 का स्क्वायर. मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है हाइट का 1 by 24. हाँ सर, यही भेजा है मैंने भी. ठीक है, वेरी गुड. 0.04 मीटर आएगा. ठीक है. तो दिस इज द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. आगे बढ़े भाई. जिनसे नहीं हुआ वो प्लीज पहले इसको नोट कर लीजिए. दोज हु हैवंट डन दिस प्लीज नोट इट डाउन. नोट कर लिया भाई सबने? सर नोट कर लेना तो बता देना प्लीज. सर डन. ठीक है. अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं. यहाँ देखो, 2 क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल की दूसरी वैरायटी पे जाएंगे. सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आई हैव थ्रोन अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम पॉइंट. लेट अस से कि यहाँ से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है और ये प्रोजेक्टाइल सर ऐसे फेंका है एंड दिस ऑब्वियसली विल गो लाइक दिस. ठीक. आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर किसी इंस्टेंट पे आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे पोजीशन पर है जहां पर ये 4,4 है. दिस पॉइंट इज 4,4. ठीक है. कितना है? 4,4. और आपका जो इसका रेंज है, लेट दैट रेंज बी इक्वल टू 18 मीटर. कितना है? 18. कितना बेटा? 18. 18 मीटर. ठीक है. आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब व्हाट इज दैट एंगल एट विच दिस प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन. आपको वेलोसिटी गिवन नहीं है. थिंक अबाउट इट. आपको वेलोसिटी नहीं पता. आपको बोला जा रहा है कि एट व्हाट एंगल यू हैव थ्रोन दिस प्रोजेक्टाइल, मतलब ये एंगल कितना है जिस पर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, सो दैट इसका किसी भी टाइम के बाद जो कोऑर्डिनेट है वो 4,4 है. अब देखो इस केस में भी अगर आप देखो तो व्हाट यू नो इन दिस क्वेश्चन, एक बात सबसे पहले क्लियर कर लो कि जब भी यू हैव कोऑर्डिनेट्स, मतलब किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्टाइल पे में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको नोन है, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स तो गो फॉर द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप क्या यूज किया करें? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज किया करें. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि मतलब जहां पर पार्टिकल है वहां पर जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 4,4 है ना. ये जहां पर पार्टिकल है वहां पर कोऑर्डिनेट्स 4,4 है.
तो x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, और रेंज आपको गिवन है कि 18 मीटर है। रेंज आपको पता है कि कितना है, 18 मीटर। क्लियर? तो अगर आपको रेंज 18 मीटर पता है, ये पता है, वो पता है, अच्छा तो क्या करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा लें टू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बट अगर मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाऊंगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो इस वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वेरी गुड, tan इनवर्स 9/7, वेरी गुड ऋषिक। तो इस वाली इक्वेशन में लगाने में दिक्कत क्या है, नाइदर आई नो द वैल्यू ऑफ u एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा तो मुझे फाइंड ही करना है और u की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ये इक्वेशन तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है सर। तो यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग यू u व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड यू इज द वैल्यू ऑफ द रेंज। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर y इज इक्वल टू x tan थीटा into 1 माइनस ऑफ x by r वाली इक्वेशन यूज करेंगे। we'll use equation y is equal to x tan theta into 1 minus of x by r। y की वैल्यू कितनी, 4, x की वैल्यू 4, tan थीटा into 1 minus of x, x की वैल्यू 4 और ये 18। this 4 cancels out, this will become 1, और ये 1 माइनस, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 18 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 18, मतलब कितना आ जाएगा सर, इसका मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, या इसको पहले ऐसे लिख लो, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, ये हो जाएगा 14/18, और यू कैन राइट दिस tan थीटा आल्सो एज इक्वल टू, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 18/14, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई 9/7, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 9/7। दिस विल बी योर रिजल्ट। ये आपका आंसर आएगा, नोट करिए सर, नहीं आ रहा हो तो पूछिए प्लीज। हो गया? नहीं सर, एक सेकेंड। ओके बेटा। सर डन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये बहुत पहले जेई में पूछा गया था एक ये क्वेश्चन, बट आप इसको समझे, बहुत पहले पूछा गया था, तो इट इज नॉट वेरी टिपिकल वन। सर क्वेश्चन ऐसे है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर है, सो दैट के इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हैं, और इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं मिला रहा हूँ, यहाँ ये एंगल अल्फा है, और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल यू कैन सी इट इज एट बीटा। आपसे बोला गया कि ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया था फ्रॉम दिस या विद द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, और ये जो इस प्रोजेक्टाइल के अंदर मैंने ट्रायंगल बनाया है, वन एंड ऑफ दैट ट्रायंगल मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, and the another end of that the same triangle makes an angle of beta with the horizontal। ये 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है पोर्शन आपको। तो इसमें एक प्रूफ करने वाला ये क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रूव, व्हाट दे आस्क्ड वाज प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस ऑफ tan बीटा, और आपको ये बोला हुआ है कि दिस होल इज योर रेंज, ये r है, मतलब इट इज रेंज। So what you are supposed to do is you have to prove कि tan alpha plus of tan beta is equal to tan theta, ये होगा। tan alpha plus tan beta की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan theta के बराबर होगी। This is what you are supposed to prove। चलिए सर प्रूफ करते हैं।
देखो सर, इसको कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो मैं अल्फा और बीटा वाले पोर्शन को देखता हूँ कि इनका सम क्या आएगा। मतलब इफ आई हैव टू टेक tan ऑफ अल्फा एंड tan ऑफ बीटा, तो व्हाट वुड बी इट्स सम। तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि जहां पर प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ये वाला कितना डिस्टेंस है? तो ये x है, तो Yes, sir. ये बचा हुआ r माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? सोच के देखो, हाँ सर होगा। Yes. है ना? Yes. तो ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दोनों में बेस की वैल्यू आपको पता चल गई। तो आप पहले लेफ्ट वाले ट्रायंगल को कंसीडर करिए, एंड बोथ द ट्रायंगल कैन बी कंसीडर्ड एज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाली जो लेंथ है दिस इज योर x, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ये x है। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भाई tan ऑफ अल्फा अगर मुझे लिखना हो तो tan ऑफ अल्फा, अच्छा ये क्या है? ये y है, बिकॉज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस का लॉन्ग, उसको कितना लिखा हुआ है? y। तो ये जो हाइट है वो y है, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये y है, ठीक है, दिस इज योर y। तो tan अल्फा विल बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस y बाय x। पहला पॉइंट ये हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर आप लिखेंगे तो दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या होगा? ये बीटा है और ये कितना है सर? ये r माइनस ऑफ एक्स है। ये बीटा है, ये r माइनस एक्स है, एंड इट इज अगेन y। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर tan बीटा अगर मैं लिखूं तो tan बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय वंस अगेन द बेस y अपॉन r माइनस एक्स। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, tan अल्फा प्लस ऑफ tan बीटा ऐड करके देखता हूं कितना आता है। तो tan ऑफ अल्फा प्लस tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा कैन बी रिटन एज y बाय x प्लस ऑफ y अपॉन r माइनस ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे आप, y कॉमन आ गया, एलसीएम आ जाएगा x इंटू आर माइनस ऑफ एक्स, x इंटू आर माइनस ऑफ एक्स। ये आप लिख सकते हैं r माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स, x एंड x विल कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा? y r डिवाइडेड बाय x इंटू आर माइनस ऑफ एक्स। ये किसकी वैल्यू आ रही है? दिस इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये मान लीजिए इसको 1 कह लेते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट करें। सर हो गया प्रूव। हो गया प्रूव, वेरी गुड। पहले तो यहां तक नोट कर लें भाई, बाकी बच्चे। So done. डन। अब देखो बेटा, ये tan अल्फा प्लस tan बीटा की ये वैल्यू आई। अगर इफ आई कैन शो दैट कि दिस tan अल्फा प्लस tan बीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब tan थीटा कहां से लाऊं सर? tan थीटा में तो कोई ट्रायंगल भी नहीं बन रहा जो tan थीटा ले आऊं कहीं से। कोई तीसरा ट्रायंगल तो है नहीं जिसमें एंगल थीटा हो और tan थीटा आ जाए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ x बाई आर। याद आया? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y is equal to x tan theta. This can be written as r minus of x divided by r. तो सिर्फ tan थीटा अगर लिखना हो तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो y r डिवाइडेड बाय x इंटू r माइनस x हो जाएगा क्या? प्लीज लुक एट दिस। Yes. अब देखिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब हेंस दिस इज प्रूव्ड दैट कि tan अल्फा प्लस ऑफ tan बीटा इन दिस सिचुएशन इज नथिंग बट इन दोनों का सम tan थीटा के इक्वल आएगा। प्रूव हो गया ना? Yes. ठीक है सर, नोट कर लो। सो इट्स प्रूव्ड। हो गया? Yes, sir. Yes. वेरी गुड।
तो देखिए बेटा, यहां तक जो भी हमने डिस्कशन किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, दैट वेदर इट बी the height or time of flight or the range or anything or equation of trajectory, everything is done for the projectile thrown from ground. अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल को कहां से फेंका है? ग्राउंड से, और ग्राउंड से फेंका, कुछ एंगल पे फेंका, एंड ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल टू दैट प्रोजेक्टाइल. और कब? व्हेन देयर इज नो एयर फ्रिक्शन. तो हमने तो पहली बात तो यही है कि सर वी आर नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, सो वी डोंट नीड टू कंसीडर द एयर फ्रिक्शन. एयर फ्रिक्शन तो हमें नेग्लेक्ट करना है. तो उस केस में ये सारे फॉर्मूलाज हैं, एंड ऑल ऑफ दिस फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल फॉर प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट सम एंगल. अब हम प्रोजेक्टाइल के दूसरे एक और टाइप पे आ रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हाइट. प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट. लिखिए, प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट. प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट. अब प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंक रहे हो आप? हॉरिजॉन्टली. कहां से फेंकोगे? हाइट से. प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट. अब देखिए, ये मान लीजिए सर आप इस हाइट पे खड़े हैं, और जिस हाइट पे खड़े हैं वहां पर आप एक पार्टिकल है, इसको आप हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो. मतलब यू आर गिविंग इट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. मतलब यू आर नॉट गिविंग इट एनी वेलोसिटी in the vertical direction. The whole of the velocity which you have given to this particle, you have provided it in the horizontal direction. और इसकी जो height है that is h. इसकी जो height है वो h है, और ये origin. इसकी height कितनी है? h. मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं किसी height पे से किसी ऑब्जेक्ट को horizontally फेंकूं, तो क्या ये horizontally चला जाएगा या it will go on a parabolic path? पैराबोलिक पाथ पे जाएगा. पैराबोलिक पाथ. बिल्कुल सही. देखो बेटा, ये प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस करा हुआ है कि अगर आप किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंको, जैसे फॉर एग्जांपल बॉलर जब बॉल फेंकता है तो वो फेंकता तो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो देता है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली तो बॉल को फेंकता है, झटका देता है, बट दैट बॉल डजंट गोज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट गोज ऑन अ पैराबोलिक पाथ. फिर बाउंस करके फिर से वो पैराबोलिक पाथ पे जाता है. इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर इनिशियली इसको कोई भी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं दी है. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू दिस पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन इज 0. तो फिर ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा क्यों? तो द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दिस ऑब्जेक्ट और पार्टिकल on the parabolic path, या taking this particle along the parabolic path is mg. ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स फिर से कौन सा है? तो ये फोर्स mg है ना. और वो mg इस पे पार्टिकल पे लगेगा कॉन्टिन्यूसली किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में. और ये पार्टिकल को कॉन्टिन्यूसली किस डायरेक्शन में ले जाएगा? तो डिफ्लेक्ट कराएगा वो. तो आपने इनिशियली इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी है, बट क्या होगा? किसी भी टाइम के बाद इट विल हैव सम वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ये मान लीजिए ये y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है. तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ऑल्दो द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन इज 0, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली 0 नहीं रहेगी. समझ में आई बात? इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली y डायरेक्शन में 0 नहीं रहेगी. क्लियर हो गई बात? अब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है. और वो कौन इंक्रीज कराएगा? तो वो इंक्रीज कराएगा ग्रेविटी. लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में देयर वुड बी नो चेंज. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ऋषिक, कोई फोर्स भी नहीं है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो कंटिन्यूअसली सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. समझ में आ गई बात? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी रिमेन सेम, बट वर्टिकल तो डायरेक्शन ऐसे की देखा जाए तो सर वो गिरेगा ही नहीं कभी. क्यों? मैं बताता हूं ना. ये तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है, ये वर्टिकल की है, बट नेट वेलोसिटी क्या होगा? नेट वेलोसिटी इसकी इन दोनों का वेक्टर सम होगी किसी भी पॉइंट पे. तो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे देखो चेंज हो रही है या नहीं? नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना. हाँ सर. एंड हु इज रिस्पांसिबल टू चेंज दिस नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन? vy is responsible to change the net velocity की डायरेक्शन. समझ में आई बात? तो vy is responsible for that. और इसीलिए ये फाइनली नीचे गिरेगा बेटा, क्योंकि हर पॉइंट पे vy की डायरेक्शन को ग्रेविटी चेंज कर रहा होगा, डिफ्लेक्ट कर रहा होगा,
सो दैट आपकी नेट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जाए, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी, एंड फाइनली इट विल फॉल। तो इसमें कौन सी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, मैंने क्या बोला? तो द वेलोसिटी दैट डजंट चेंजेस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? तो दैट इज द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो किसी भी इंस्टेंट के बाद अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखा जाए तो दैट विल बी vx, मतलब vx विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू u, जो आपने इनिशियल दिया था। uy की वैल्यू कितनी है? 0, बट एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g। तो वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम along y axis will be written as vy is equal to uy plus of ay multiplied by t, ठीक है, किसी भी टाइम के बाद। तो vy की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? uy is nothing but 0, ay की वैल्यू -g, तो -g। Is everyone convinced with this? इसका मतलब एक वेलोसिटी हमारी ऐसे, एक वेलोसिटी हमारी ऐसे, ये u है, ये gt है विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसी भी टाइम के बाद इसका नेट वेलोसिटी कहलाएगा। तो बेटा v को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? u स्क्वायर प्लस ऑफ gt स्क्वायर, व्हाट डू यू से? ये आपकी किसी भी टाइम के बाद नेट वेलोसिटी होगी फॉर अ पार्टिकल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द हाइट। हाँ ना बोलो। हाँ सर। Yes, yes. अच्छा, ये जो नेट वेलोसिटी है, इट इज मेकिंग सम एंगल आल्सो। ये vy कह लो इसको, ये इसकी कुछ डायरेक्शन तो होगी ना, हर पॉइंट पे इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ और एंगल बन रहा है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए बेटा मेरे बच्चों, इधर vy है तो इधर इस vy को उठा के इधर लगा दो, ये vy इधर लगा दो, ये ट्रायंगल देख लो, vy इस by vx ट्रायंगल मॉड हो जाएगा। वेरी गुड, tan अल्फा इज इक्वल टू vy by vx, और इसमें हम स्पेशली मॉड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का बेसिक मतलब है नीचे एंगल बन रहा है, और वो तो हमें समझ में आता ही है कि नीचे बन रहा है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स v by vx, tan इनवर्स v by vx, ये हमारे अल्फा की वैल्यू। समझ आ गया? अभी इसमें और कुछ छोटी छोटी चीजें देखते हैं, बट पहले तो ये हो गया नेट वेलोसिटी और उस नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये तो एक फॉर्मूला आ गया आपके लिए। हो गया? 1 मिनट सर। Yes, ठीक sir. है, ठीक। हो गया Sir, सर। हो गया, चलिए। ये तो हो गई सर, दिस वाज अ डिस्कशन ऑन वेलोसिटी। अब इसमें छोटी छोटी सी और बातें हैं। देखो, एक बात आपको बता दूं मैं कि अगर आपको ग्राउंड से फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल समझ में आता है तो बाकी कोई सा भी प्रोजेक्टाइल आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
अब देखिए सर, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि मतलब कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच टू द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट रीच टू द ग्राउंड, ठीक है, कितने टाइम के बाद। तो सर जब भी आपको टाइम निकालना हो ना, प्रोजेक्टाइल का कोई सा भी केस हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल आपने ग्राउंड से फेंका हो, चाहे हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका हो, या भी मैं दिखाऊंगा कि हाइट से आप कुछ एंगल पे फेंक लो, कुछ भी करो, वट एवर यू डू, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का बेस्ट वे इज टू यूज द इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी आपको निकालना हो तो वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। क्यों सर, वाई क्यों, वाई नॉट एक्स एक्सिस? बिकॉज देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है। ये आपको या डिस्टेंस कह लीजिए या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, यू डोंट नो दिस डिस्प्लेसमेंट, बट आपको ये पता है कि वाई डायरेक्शन में इसकी हाइट h थी। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो यही h होगा ना बेटा। ये बच्चों भाई, आप अगर किसी पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दें, वो चाहे जाए जैसे भी, ऐसे क्यों ना चला जाए, तो अल्टीमेटली उसका डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना बेटा। से Yes, sir. समथिंग। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है ऋषिक? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट H. ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस? तो h। और ओरिजिन के आप माइनस एच नीचे जा होगा रहे हैं। सर। यस, ओरिजिन के आप नीचे जा रहे हैं, तो आप क्या ले लो, माइनस ऑफ h। तो माइनस ऑफ h मैं पहले लिख देता हूं ऐसे कि आप y डायरेक्शन में आप ऐसे लेंगे, इक्वेशन y इज इक्वल टू यू वाई टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ऑफ हाफ ए वाई मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में यू विल राइट इट एज माइनस ऑफ h, यू वाई की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। इसी तरह से सर दूसरा पॉइंट रेंज। रेंज क्या होगा? तो रेंज आपको पता है कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल ने कवर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज रेंज। तो रेंज को आप क्या लिखेंगे? रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। रेंज को आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? अंडर रूट 2h बाई जी। ये आपका रेंज हो गया, खत्म। कौन सा रॉकेट साइंस है सर? ये रेंज की वैल्यू आएगी। सर यहाँ इसमें पर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं 0 है। होगी ना हॉरिजॉन्टल में नहीं ज्यादा? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रही है बिकॉज यू डोंट हैव एनी इनिशियल एंगल और एनी इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लिख लिया? यस सर लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, इसी में एक और चीज पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। सर इसी सर में एक तो और चीज, टाइम तो इक्वेशन। प्योरली हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना? बिल्कुल हाइट पे डिपेंड कर रहा है, इस केस में प्योरली हाइट पे डिपेंड करेगा। इस केस में ना वर्टिकल जो मोशन है वो बेसिकली वैसा ही है जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी अगर आप याद करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऐसे ही निकालते हो, अंडर रूट 2h बाई जी ही होता है। हाँ सर, हाँ मतलब सर। इस केस के प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन वैसा ही है जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, क्योंकि कोई एंगल आपने नहीं दिया। अगर आप इसमें कोई एंगल प्रोवाइड कर देते तो फिर प्योरली हाइट पे नहीं, फिर वेलोसिटी का भी कंपोनेंट आता। हाँ सर। ठीक है बच्चे? तो फिर तो दोनों अच्छा सर, वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना? हाँ वो अभी हम करेंगे एक दो केस। उसमें बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसी हाइट पे खड़े होकर हम कुछ एंगल पे भी फेंक सकते हैं। वो अभी हम उस बात पे भी आएंगे। तो उसमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इक्वेशंस आर फॉर्म। ठीक है? अब देखिए सर, इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, मतलब इस पाथ की इक्वेशन कैसी होगी। अनडाउटेडली
आपने यहाँ पर कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दिया ही नहीं है, तो थीटा की वैल्यू तो वैसे ही 0 है। तो बिना मैं वो भी किए मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल लिया था ना, उसमें आपने जो ये ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल लिया था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाला जो आपने करा था, इस केस में आप हर जगह थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर दें, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस केस। एकदम थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए, बिकॉज आपने पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा बेटा, 0 होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू से बच्चों? बच्चों भाई एंगल आप ग्राउंड हाँ के सर। साथ लेते हैं ना, तो यहाँ पर तो ग्राउंड के पैरेलल आपने फेंका है, तो कोई एंगल नहीं है, तो थीटा को 0 करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 माइनस इज जी 0 एक्स स्क्वायर बाई 2u। एंड cos 0 विल बिकम इक्वल टू 1, तो माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। और यहाँ पर अगर ओरिजिन आपने u ऊपर लिया है तो y को भी आप माइनस कह सकते हैं, है ना? तो y को अगर आप माइनस कह देंगे तो माइनस एंड माइनस ऑन बोथ साइड्स विल कैंसिल आउट, माइनस और माइनस विल कैंसिल आउट। तो क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू, तुम समझे माइनस क्यों लगाया बेटा? बच्चों मेरे मेरे प्यारे बेटे, y का हाँ मतलब सर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के नीचे हो रहा है ना बेटा? नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, बोलो बेटा बोलो। ये y के साथ निगेटिव साइन, इज इट क्लियर कि y वी हैव? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर बाई 2e स्क्वायर। देखो ये ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, बट इसमें मेथड मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपको मेथड बता देता हूँ। ये तो एक तरीका है, ये जो मैंने बताया, दिस इज ऑल्सो अ वे कि भाई थीटा की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 कर दीजिए, उससे रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आ रहा? दूसरा तरीका, समझ गए आप सर। आप मान लो कि, इतना उदास क्यों है, आप मान लो कि किसी भी पॉइंट पे इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट ये है, और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो एक्स एंड माइनस ऑफ वाई लिख सकते हैं, से समथिंग, यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. माइनस वाई क्यों लगाया, बिकॉज यू आर गोइंग डाउन द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे जा रहे हो, ठीक है, यस सर। ओरिजिन के आप नीचे जा रहे हो। चलिए, अब यहां पर आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझें कि सर, क्या सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, है ना, कितनी देर में, इन द टाइम टी, उसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू यू टी, या टाइम को मैं लिख सकता हूं x बाई यू, ये लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो Yes, sir. डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसको मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। y डायरेक्शन में हमें पता है कि मोशन एक्सेलरेटेड होता है, तो y डायरेक्शन में मोशन अगर एक्सेलरेटेड होता है तो y डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, तो y डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बात समझ आई है? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. माइनस से माइनस कैंसिल, इस टी की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी की जगह मैं x बाई यू रख सकता हूं, तो यहां से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। ये आपका यही आ गया, देखो, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सर इसमें हम रेंज का रिलेशन नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वो नहीं, 0 जाएगा। हाँ, इसमें नहीं निकाल सकते।
सर डन। ठीक है, वेरी गुड। लिख लिया सर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सब केसेस क्लियर हैं तो एक क्वेश्चन देखिए। ये सर मान लीजिए कि दिस इज अ बिल्डिंग विच हैज अ हाइट ऑफ इमेजिनरी बिल्डिंग। भाई ऐसी कोई रियल बिल्डिंग तो होती नहीं है, इमेजिनरी बिल्डिंग ऐसा मान लेते हैं 80 मीटर की हाइट है, और यहाँ पर इस बिल्डिंग की हाइट अपन मान लेते हैं कि 60 मीटर है। ठीक है, और मान लीजिए कि दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये जो दो बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ से आई हैव टू थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, यहाँ से स्टोन फेंकना है। ठीक है, और स्टोन इस तरह से फेंकना है सच दैट कि इट लैंड्स इनटू द विंडो ऑफ द टॉप फ्लोर ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ लैंड करे। तो क्वेश्चन ये कि विथ व्हाट वेलोसिटी शुड आई थ्रो द स्टोन, विथ व्हाट वेलोसिटी आई हैव टू थ्रो दिस स्टोन हॉरिजॉन्टली सो दैट द स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, मान लो इस बिल्डिंग को ए कह लेते हैं, इस बिल्डिंग को बी कह लेते हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग ए falls into the top floor of building B। कहां पर बिल्डिंग बी के टॉप फ्लोर में गिरे तो कितनी वेलोसिटी से आपको फेंकना पड़ेगा सो दैट इट फॉल्स इनटू द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बी। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद इसको नोट करो। विथ व्हाट वेलोसिटी, with what velocity a stone should be thrown, with what velocity a stone should be thrown horizontally, a stone should be thrown horizontally from top of building A, a stone should be thrown horizontally from top of building A, a stone should be thrown horizontally from top of building A so that it falls, so that it falls on top of building B, so that it falls on top of building B, so that it falls on top of building B। ऋषिक ट्राई करोगे क्या? हाँ सर, हो गया, बस आंसर भेज रहा हूँ। ठीक है, ऋषिक ने मुझे आंसर भेजा है शायद। ऋषिक का आंसर कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। चलो बच्चों देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप एनी ऑफ द टू मेथड्स। आसान सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। बेटा मुझे एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ से स्टोन फेंकोगे तो ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, और अगर ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा तो द डिस्टेंस दैट इट विल कवर, इस पैराबोलिक पाथ पे जो इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर। इज इट क्लियर? से समथिंग। यस सर। यस सर। और बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कवर करना पड़ेगा मेरे बच्चों, मेरे लाल? 20 मीटर। 20 मीटर सबको समझ में आया? दिस वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट शुड बी 20 मीटर बिकॉज इस बिल्डिंग की ग्राउंड से हाइट 80 है और इस बिल्डिंग की ग्राउंड से हाइट 60 है, तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वही तो ये कवर करेगा ना वर्टिकल डायरेक्शन। अब इसमें दो तरीका है, आपको एक्चुअली में वेलोसिटी निकालना है तो यू हैव टू वेज ऑफ फाइंडिंग दिस वेलोसिटी। एक तरीका तो ये है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है √2h/g होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं √2 into h की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10। ये कैंसिल हो गया, ये 4 का रूट लोगे 2 सेकेंड्स, तो ये तो आ गया टाइम। कितने टाइम के बाद ये यहाँ गिरेगा वो हमें पता है। अब अगर मुझे टाइम पता है तो हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट पता है सर, आपको तो वैसे तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट पता है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हम निकाल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी ही नहीं है, आपको जो वेलोसिटी देनी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देनी है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर आई हैव यूज्ड द इक्वेशन, यस यस, इसीलिए मैंने ऋषिक कहा दो मेथड है इसके। तो वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना 40 डिवाइडेड बाय ये टाइम की वैल्यू कितनी 2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। द सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या है कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकते हो। भाई जिस पॉइंट पे इसको पहुंचना है उस पॉइंट के लिए इसको y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है 20, और x डायरेक्शन में कितना कवर करना है 40। हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, तो हम यहाँ से u स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, तो u स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g की वैल्यू कितनी 10, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20, तो ये 20 ये 40, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 400 u स्क्वायर की वैल्यू हो गई 400, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. ठीक है, सबने नोट कर लिया भाई, सारे बच्चे जितने भी कनेक्टेड हो इस वक्त, उर्वशी, देवांश, आरुषि एंड आयुषी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप समझिए, ये एक मान लीजिए कि एक स्टेयर केस है, ये एक स्टेयर केस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये एक स्टेयर केस है, ये और n यहाँ नंबर से ऑफ स्टेप्स वाला है क्या? हाँ हाँ, इन्हें स्टेप बताना। यहाँ से हमने किसी बॉडी को रोल कर दिया विद वेलोसिटी u, हर स्टेप की हाइट मान लेते हैं कुछ है a, हर स्टेप की जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं b है ना, हर स्टेप की हाइट a है और हर स्टेप की जो ब्रेथ है वो b है। आपको बताना है कि अगर मैंने इसको रोल किया तो किस स्टेप पे ये डायरेक्टली जाके गिरेगा, ऑन विच स्टेप इट विल हिट डायरेक्टली। देखिए किस स्टेप पे जाके डायरेक्टली गिरेगा, बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपको बताना है कि ऑन विच स्टेप द बॉल विल हिट डायरेक्टली, ये आपको बताना है किस स्टेप पे बॉल गिरेगा, ऑन विच स्टेप बॉल विल फॉल डायरेक्टली, किस स्टेप पे बॉल डायरेक्टली गिरेगा। अब देखिए सर ध्यान से, सर इस क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये कहता है कि सर अगर ये इस स्टेप पे जाके गिरना है इसको, अगर मान लो यहाँ गिरना है, ये फर्स्ट स्टेप पे गिरना है, तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट स्टेप पे अगर ये बॉल को गिरना होता तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कवर करता और हॉरिजॉन्टल में कितना कवर करता, क्या बोलते हो अरे यार, सर? सबको समझ में आना चाहिए, अगर इस फर्स्ट स्टेप पे ये गिरेगा तो आपको नहीं लगता वर्टिकल डायरेक्शन में ये ए कवर करेगा और हॉरिजॉन्टल में बी? थिंक अबाउट इट। अगर ये सेकंड स्टेप पे गिरता तो सर कितना कवर करता, ये सेकंड स्टेप पे अगर मान लो गिरा तो 2 ये and 2b। एक, हाँ ये एक ए और एक ए तो 2a, और ये 2a b और ये b तो 2b।
ऐसे ही अगर मान लो बेटे मैं आपसे कहता हूं nth स्टेप पे जाके गिर रहा है ये, लेट बॉल फॉल्स ऑन nth स्टेप, मान लेते हैं कि बॉल nth स्टेप पे जाके गिर रहा है, nth, वो nth कुछ भी हो सकता है, 10th हो सकता है, 8th हो सकता है, 9th हो सकता है, व्हाटएवर इट बी। अगर मान लें कि nth स्टेप पे जाके गिर रहा है, तो अगर ये nth स्टेप पे जाके गिरेगा तो सर क्या होगा, तो nth स्टेप पे जाके गिरेगा तो सर हाँ y इज इक्वल टू na हो जाएगा और x विल बी इक्वल टू nb। कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाना है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए na इज इक्वल टू gx स्क्वायर विल बी रिटन एज इक्वल टू nb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू u का स्क्वायर। तो इसको आप लिख दीजिएगा na इज इक्वल टू जी n स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक n ही तो हमें चाहिए था, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 2u स्क्वायर a डिवाइडेड बाय g टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर। ये आपका nth स्टेप आ गया। दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस nth स्टेप। यस सर। सर इसमें g की वैल्यू रख देंगे तो 0.5 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, g की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 10 रख देंगे तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी हॉरिजॉन्टल से हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे अब, बट अब जो मैंने फेंका था इसको हाइट से फेंका था, हॉरिजॉन्टली फेंका था, हाइट से हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था। अब इसी हाइट से हम फिर से प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, बट नाउ दिस आई विल नॉट बी थ्रोइंग दिस प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली, बट आई विल बी थ्रोइंग इट एट सम एंगल। अब इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। अब इसमें बेटा कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको कुछ भी नहीं याद करना है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन समझना है। दो तरीका और हो सकता है प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने का फ्रॉम सम हाइट। मान लीजिए ये हाइट h है और आपने यहां से कोई पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया। लास्ट वाले सिचुएशन में वी डिडंट गिव एनी एंगल बिकॉज वी थ्रो द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली, तो एंगल वाज इक्वल टू 0, बट इन दिस सिचुएशन देयर इज सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो नाउ द एंगल इज नॉन जीरो, और इसी जहां से आप फेंके उसी को ओरिजिन माने। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप इसी हाइट पे खड़े हैं और आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया, ऐसे, समझ रहे हैं आप लोग, इसी हाइट पे खड़े हैं आप, मतलब कोई आपको नीचे दिखा और डायरेक्ट आपने उसकी तरफ पत्थर फेंका। ठीक है, मेकिंग सम एंगल, अगेन यू आर मेकिंग एंगल थीटा लाइक दिस, एंड दिस इज योर ओरिजिन, देयर इज योर वेलोसिटी u। दोनों सिचुएशन क्लियर है आप लोगों को? बताइए, हाँ ना बोलिए। Yes, sir. भाई सबको क्लैरिटी है? प्लीज टेल मी यस और नो। क्या हो गया? Yes. इस वाले केस में प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। इस वाले केस में प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। आपको कोई इक्वेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस बात को समझें कि नाउ इट इज हैविंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है दैट इज u cos थीटा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट विल बी u sin थीटा। यहाँ पर भी इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है,